रोशनी उसे बहुत देर से देख रही थी। वो सरे शाम ही होटल में दाखिल हुआ था और अब 7 बज रहे थे। समंदर की तरफ से आने वाली हवाएं कुछ बोझल सी हो गई थी। जब वो होटल में दाखिल हुआ था, रोशनी की मेज के अलावा और सारी मेजें खाली पड़ी थी, लेकिन अब होटल में तिल धरने को भी जगह न थी। वो एक खूबसूरत और जामाजेब नौजवान था, लेकिन ये कोई ऐसी खास बात नहीं थी जिसकी बिना पर रोशनी उसकी तरफ मुतवज्जे होती। इसी होटल में उसने अब से पहले दर्जनों खूबसूरत आदमियों के साथ सैकड़ों रातें गुजारी थी, और उसकी वो हिस्स कभी की फना हो चुकी थी जो सिर्फ एक कवि की तरफ मुतवज्जे करने पर उकसाती है। रोशनी एक एंग्लो बर्मीज औरत थी, कभी लड़की भी रही होगी, लेकिन अब ये बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। ये उस वक्त की बात है जब सिंगापुर पर जापानियों ने बमबारी की थी और जिधर जिसके सींग समाये थे भाग निकला था। रोशनी 14 साल की एक लड़की थी। उसका बाप सिंगापुर का एक बहुत बड़ा ताजिर था, लेकिन बहुत बड़े ताजिर की बेटी होने का ये मतलब तो नहीं कि रोशनी 3 दिन के फाके के बाद एक कप चाय के एवज लड़की से औरत न बन जाती। हो सकता है उसके बाप को एक कप चाय भी मयसर न आई हो, क्योंकि उसमें लड़की से औरत बनने की सलाहियत तो थी ही नहीं। बहरहाल रोशनी उसके अंजाम से आज भी नावाकिफ थी, और अब वो एक 25 साल की पुख्ताकार औरत थी, लेकिन 11 साल कबल की रोशनी नहीं थी। चाय का वो कप उसे आज भी याद था, और वो अब तक ऐसे दर्जनों आदमियों को एक एक कप चाय के लिए मोहताज कर चुकी थी। अब उसके पास एक उम्दा सा आरामदेह फ्लैट था, दुनिया की सारी आसाइशें मयसर थीं, और उसे यकीन था कि अब वो कभी फाके नहीं करेगी। ये होटल उसके कारोबार के लिए बहुत मौजू था और ज्यादातर रातें यहीं गुजारती थी। ये होटल कारोबार के लिए यूं मुनासिब था कि बंदरगाह यहाँ से करीब थी और दिन रात यहाँ गैर मुल्कियों का तार बंधा रहता था, जिसमें ज्यादातर सफेद नस्ल के होते थे, और ये होटल चलता भी उन्हीं के दम से था, वरना आम शहरी इधर का रुख भी नहीं करते थे। मगर रोशनी इस बिना पर भी उस नौजवान में दिलचस्पी नहीं ले रही थी कि वो कोई जहाज रान नहीं था। बात दरअसल ये थी कि वो जब से आया था, कदम कदम पर उससे हिमाकतें सरजद हो रही थीं। जैसे ही वेटर ने पेशानी तक हाथ ले जाकर उसे सलाम किया, उस होटल के सारे वेटर आने वाले ग्राहकों को सलाम करना जरूरी ख्याल करते थे, खा वो नए हों खा पुराने। उसने भी बाकायदा तौर पर न सिर्फ उसके सलाम का जवाब दिया, बल्कि मौतबाना अंदाज में खड़ा होकर उससे मुसाफा भी करने लगा, और काफी देर तक उसके बाल बच्चों की खैरियत पूछता रहा। पहले उसने चाय मंगवाई और खामोश बैठा रहा, हत्ता कि चाय ठंडी हो गई। फिर एक घूंट लेकर बुरा सा मुंह बनाने के बाद उसने चाय वापस करके कॉफी का ऑर्डर दिया। कॉफी शायद ठंडी चाय से ज्यादा बदमजा मालूम हुई, और उसने कुछ इस किस्म का मुंह बनाया जैसे उबकाई रोक रहा हो। फिर उसने कॉफी भी वापस कर दी और पै दर पै ठंडे पानी के कई गिलास चढ़ा गया। अंधेरा फैल गया और होटल में बरकी कुमकुमे रोशन हो गए, लेकिन उस अहमक नौजवान ने शायद वहां से न उठने की कसम खा ली थी। रोशनी की दिलचस्पी बढ़ती रही, वो भी अपनी जगह पर जम सी गई थी। रात के खाने का वक्त होने से कबल ही मेज पोश तब्दील कर दिए गए, और मेजों पर तरोताज़ा फूलों के गुलदानों के साथ ही ऐसे ग्लास भी रखे गए जिनमें नैपकिन उड़ से हुए थे। उस बेवकूफ नौजवान ने अपनी कुर्सी पीछे खिसका ली थी, और एक वेटर उसकी मेज भी दुरुस्त कर रहा था। वेटर के हटते ही वो एक गुलाब का फूल गुलदान से निकाल कर सूंघने लगा। वो ख्यालात में खोया हुआ सा मालूम हो रहा था, और उसने एक बार भी अपने गिरदोपेश नजर डालने की जहमत नहीं गवारा की थी। शायद वो वहां खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। रोशनी उसे देखती रही, और अब वो न जाने क्यों उसमें खास किस्म की कशिश महसूस करने लगी थी। उसने कई बार वहां से उठना भी चाहा, लेकिन कामयाब न हुई। इतने में खाने का वक्त हो गया, और उस नौजवान ने खाने का ऑर्डर दिया। फूल अभी तक उसकी चुटकी में दबा हुआ था, जिसे वो कभी सूंघने लगता और कभी आंखें बंद करके इस तरह उससे गाल सहलाने लगता था जैसे जरूरतन ऐसा कर रहा हो। खाना मेज पर चुन दिया गया, लेकिन वो बदस्तूर बेहिस्सो हरकत बैठ रहा। वो अब भी कुछ सोच रहा था, और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वेटर के आने और खाने की मौजूदगी का उसे इल्म ही ना हो। रोशनी अब भी उसे देख रही थी। अचानक उसने देखा कि वो गुलाब का फूल शोरबे में डुबो रहा है, और फिर वो उसे चबा भी गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने इतना बुरा सा मुंह बनाया कि रोशनी को बेसाख्ता हंसी आ गई। उसके मुंह से कुचले हुए फूल के टुकड़े फिसल फिसल कर गिर रहे थे। उसने रो देने के से अंदाज में वेटर को आवाज दी, बॉय। कई लोग चौंक कर उसे घूरने लगे। डाइनिंग हॉल अब काफी आबाद हो चुका था, शायद मेजें खाली हो गई थी। उसने वेटर से गुलूगीरा आवाज में कहा, सब चौपट, सब ले जाओ, बिल ले आओ। वेटर ने मौतबाना अंदाज में पूछा, बात क्या है जनाब? नौजवान ने मिस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, बात कुछ नहीं है, सब मुकद्दर की खराबी है। आज किसी चीज में भी मजा नहीं मिल रहा, तुम बिल ले आओ। वेटर बर्तन समेट कर वापस चला गया, लेकिन उसे वापस आने में देर न लगी।
नौजवान ने तश्तरी में रखे हुए पर्चे पर नजर डाली और अपनी जेबें टटोलने लगा। फिर देखते ही देखते उसकी जेबों से नोटों की कई गड्डियां निकल आईं, जिन्हें वो मेज पर डालता हुआ खड़ा हो गया और अब वो अपनी अंदरूनी जेबें टटोल रहा था। आखिर उसने एक खुली हुई गड्डी निकाली और उसमें से 100 का एक नोट खींचकर तश्तरी में रख दिया। रोशनी की आंखें हैरत से फैल गई थीं और वो नौजवान बड़ी लापरवाही से मेज पर पड़ी हुई नोटों की गड्डियों को कोट की जेबों में ठूंस रहा था। रोशनी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसने देखा कि डाइनिंग हॉल के सारे लोग उस अहमक को बुरी तरह घूर रहे हैं। उसे वहां कुछ बुरे लोग भी दिखाई दिए जो ललचाई हुई नजरों से उसे देख रहे थे। रोशनी अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस अहमक की मेज के करीब पहुंच गई। वो जानती थी कि उसका क्या हशर होने वाला है। डाइनिंग हॉल के बाद दूसरे ही कमरे में बहुत ही आला पैमाने पर जुआ होता था। वो जानती थी कि अभी 2-3 दलाल उसे घेर कर उस कमरे में ले जाएंगे और वो चंद घंटों के अंदर ही कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएगा। रोशनी ने नौजवान के शाने पर हाथ रख कर इतने बेतकल्लुफाना अंदाज में कहा, कहो तोते अच्छे तो हो। उसने ऐसे कहा जैसे न सिर्फ वो उससे वाकिफ हो बल्कि दोनों गहरे दोस्त भी हों। नौजवान चौंक कर उसे अहमकों की तरह देखने लगा। उसके होंठ खुले हुए थे और आंखें हैरत से फैल गई थीं। रोशनी इठलाकर बोली, अब तुम कहोगे कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, और वो कुर्सी खींचकर बैठ गई। दूसरी तरफ क़िमार खाने के दलाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रोशनी फिर बोली, आहा, क्या तुम्हें बोलना नहीं आता? नौजवान हकला कर रह गया, बोला, 2 हिप। वो मेज पर कोहनियां टेक कर आगे झुकती हुई आहिस्ता से बोली, तुम शायद पागल हो। इस खतरनाक इलाके में अपनी इमारत जताते फिरने का यही मतलब हो सकता है। नौजवान आंखें फाड़ कर कुर्सी की पुश्त से टिक गया, बोला, खतरनाक इलाका? वो बोली, हाँ मेरे तोते, क्या तुम पहली बार यहाँ आए हो? नौजवान ने इस बात में सर हिला दिया। वो बोली, क्यों आए हो? नौजवान ने शर्मा कर कहा, उसने यहीं मिलने का वादा किया था। वो बोली, किसने? क्या कोई लड़की है? नौजवान ने सर हिला दिया, लेकिन इस बार उसने शर्म के मारे उससे आंखें नहीं मिलाईं। वो किसी ऐसी कुंवारी लड़की की तरह लज्जा रहा था जिसके सामने उसकी शादी का तस्करा छेड़ दिया गया हो। रोशनी ने उस पर तरहुम आमेज नजर डाली, बोली, अगर उसने यहाँ मिलने का वादा किया था तो वो कोई अच्छी लड़की नहीं हो सकती। नौजवान चौंक कर बोला, क्यों? रोशनी ने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, लेकिन ये तो बताओ कि तुम इतने रुपए क्यों साथ लिए फिर रहे हो? वो बोला, जब तक इतनी ही रकम मेरी जेब में न हो मैं घर से बाहर नहीं निकलता। अचानक एक दलाल ने रोशनी को इशारा किया। गालिबन इस इशारे का यही मतलब था कि इसे क़िमार खाने ले चलो, लेकिन रोशनी ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। उसने नौजवान से कहा, तब फिर हो सकता है कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात हो। नौजवान खौफजदा सी आवाज में बोला, क्यों खामखा डरा रही हो? मैं यूं ही बड़ा बदनसीब आदमी हूँ, पेट भर कर खाना नहीं खा सकता। कोई चीज ठंडी मालूम होती है और कोई चीज कड़वी। बड़ा 3rd क्लास होटल है मेरे नाना के गांव वाली सराय में, यहाँ से कई दर्जे बेहतर खाना मिलता है। रोशनी अजीब नजरों से उसे देख रही थी। कुछ देर खामोश रही, फिर नौजवान उठते हुए बोला, अच्छा अब मैं जाऊंगा। रोशनी ने तशवीश आमेज लहजे में कहा, शायद तुम इस शहर के नहीं हो। नौजवान ने हैरत से कहा, क्या तुम गैब की बातें भी बता सकती हो? वो फिर बैठ गया। रोशनी ने कहा, यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें सड़क तक पहुंचने के लिए एक वीराना तय करना पड़ेगा। हो सकता है तुम चीख भी न सको और कई इंच लंबा ठंडा लोहा तुम्हारे जिस्म में उतर जाए। नौजवान बोला, मैं नहीं समझा। रोशनी तान पीस कर बोली, तुम बाहर मार डाले जाओगे बुद्धू। क्या तुमने इस इलाके की हौलनाक वारदातों के मुताल्लिक अखबारात में नहीं पढ़ा? नौजवान ने बेचैनी से पहलू बदल कर कहा, मैं कुछ नहीं जानता। रोशनी बोली, वो लड़की किस वक्त आएगी? नौजवान ने कहा, ओह अब तो 8 बज गए हैं, उसने 7 बजे मिलने का वादा किया था। वो बोली, तुम उसे कब से जानते हो? नौजवान बोला, कल से। रोशनी बोली, क्या मतलब? नौजवान ने कहा, हाँ कल से। कल वो मुझे रेलवे वेटिंग रूम में मिली थी। रोशनी बोली, और तुम आज यहाँ दौड़े आए? वाकई तुम बुद्धू हो। नौजवान बोला, बात यह है कि वो। रोशनी बोली, फजूल बातें न करो, तुम्हारे लिए दोनों सूरतें खतरनाक हैं, लेकिन एक में जान जाने का खदशा नहीं है, अलबत्ता लुट जरूर जाओगे। नौजवान बोला, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो बोली, बाहर फैले हुए अंधेरे पर एक खतरनाक आदमी की हुकूमत है, और वो आदमी बाज़ औक़ात यूं ही तफरीहन भी किसी न किसी को जरूर कत्ल कर देता है। मगर तुम तो सोने की चिड़िया हो, इसलिए तुम्हें जान माल दोनों से हाथ धोने पड़ेंगे। नौजवान ने गुलूगीर आवाज में कहा, किस मुसीबत में फंस गया? रोशनी ने कहा, जब तक मैं कहूँ खामोशी से यहीं बैठे रहो। वो बोला, लेकिन तुमने यहाँ भी किसी खतरे का तस्करा किया था। रोशनी ने मुस्कुरा कर पलकें झपकाते हुए कहा, यहाँ तुम लुट जाओगे प्यारे तोते, इधर जुआ होता है और जुए खाने के दलाल तुम्हारी ताक में हैं। नौजवान ने हंसकर कहा, वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं जुआ खेलना पसंद करूंगा, मुझे वहां ले चलो। वो बोली, ओह
मैं समझी तुम यहाँ जुआ खेलने आए हो। नौजवान बोला, नहीं ये बात नहीं। उफ, वो अभी तक नहीं आई? अरे भाई कसम ले लो, मैं जुआ खेलने की नीयत से नहीं आया था, मगर अब खेलूंगा जरूर। ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। वो बोली, यानी तुम हकीकतन जुआरी नहीं हो? नौजवान ने कहा, नहीं, मैं ये भी नहीं जानता कि जुआ किस तरह खेला जाता है। बोली, फिर कैसे खेलोगे? नौजवान बोला, बस किसी तरह, सिर्फ एक बार तजुर्बे के लिए खेलना चाहता हूँ। सच कहता हूँ, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वो बोली, कैसा मौका? नौजवान आगे झुककर राजदाराना अंदाज में बोला, बात ये है, न यहाँ डैडी हैं और ना मम्मी। रोशनी बेख्तियार हंस पड़ी, लेकिन उस नौजवान के चेहरे पर हिमाकत आमेज संजीदगी देखकर खुद भी संजीदा हो गई और न जाने क्यों उस वक्त वो खुद को भी बेवकूफ महसूस करने लगी। नौजवान फिर बोला, डैडी और मम्मी मुझे कड़ी पाबंदियों में रखते हैं, लेकिन मैं दुनिया देखना चाहता हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, है कि नहीं? देख लो, वो अब तक नहीं आई। रोशनी बोली, मैं तुम्हें जुआ नहीं खेलने दूंगी, समझे? नौजवान बोला, क्यों? वाह, अच्छी रही। तुम हो कौन मुझे रोकने वाली? मैंने आज से पहले कभी तुम्हें देखा भी नहीं। रोशनी अपना ऊपरी होंठ भींच कर बोली, तुम जुआ नहीं खेलोगे। नौजवान बोला, देखता हूं तुम मुझे कैसे रोकती हो। इतने में क़िमार खाने का एक दल्लाल अपनी जगह से उठकर उनकी मेज की तरफ बढ़ा। सूरत से ही खतरनाक आदमी मालूम हो रहा था। चेहरे पर घनी मूछें थी और खफीफ से खुले हुए होंठों से उसके दांत दिखाई देते थे। आंखों से दरिंदगी झांक रही थी। वो एक कुर्सी खींच कर रोशनी के सामने बैठ गया। उसने रोशनी से पूछा, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? रोशनी ने तलखी से कहा, हाँ। आदमी बोला, क्या पहली बार यहाँ आए हैं? रोशनी झल्ला गई, बोली, हाँ हाँ। वो लगावट के से अंदाज में बोला, नाराज मालूम होती हो। रोशनी बोली, जाओ अपना धंधा देखो, ये जुआरी नहीं है। अहमक नौजवान ने मेज पर घूंसा मार कर कहा, मैं जरूर जुआ खेलूंगा, तुम मुझे नहीं रोक सकती, समझी? दल्लाल रोशनी को घूरने लगा, बोला, ओ ये बात है। उसकी आंखों में कीनातोजी की झलक थी। फिर वो उस अहमक की तरफ मुड़कर बोला, नहीं मिस्टर, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जैसे खुशकिस्मत लोग यहाँ से हजारों रुपए बटोर कर ले जाते हैं। मेरे साथ आइए, मैं आपको यहाँ खेलने के गुर बताऊंगा। जीत पर सिर्फ 15 रुपए फीसदी कमीशन। बोलिए, ठीक है। अहमक उसके फैले हुए हाथ पर हाथ मारता हुआ बोला, बिल्कुल ठीक है यार। रोशनी वहीं बैठी रह गई और वो दोनों उठकर क़िमार खाने की तरफ चले गए। रोशनी खामखा बोर हो रही थी। उसे तकलीफ पहुंची थी, न जाने क्यों। वो जहां थी वहीं बैठी रही। उसके जहन में आंधियां सी उठ रही थीं। बड़ी अजीब बात थी, आज उससे पहली मुलाकात थी, वो भी जबरदस्ती की। लेकिन उसके बावजूद वो महसूस कर रही थी जैसे उस अहमक के रवैये की बिना पर बरसों पुरानी दोस्ती टूट गई हो। उसने उसका कहना क्यों न माना, उसकी बात क्यों रद्द कर दी। फिर उसे अपनी इस हिमाकत पर हंसी आने लगी। आखिर वो उसे मना करने वाली होती कौन है? पता नहीं वो कौन है, कहां से आया है, कल कहां होगा। ऐसे आदमी के लिए इस किस्म का जज्बा रखना हिमाकत नहीं तो और क्या है। इससे पहले एक नहीं सैकड़ों आदमियों से वो मिल चुकी थी और उन्हें अच्छी तरह लूटते वक्त भी उसके दिल में रहम का जज्बा बेदार नहीं हुआ था। लेकिन उस अहमक नौजवान को दूसरों के हाथों लुटते देखकर न जाने क्यों उसकी इंसानियत जाग उठी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका कोई नालायक लड़का उसका दिल तोड़ गया हो। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई, जाए जहन्नम में, और वेटर को बुलाकर एक पैग विस्की का ऑर्डर दिया। फिर उसने इस तरह अपने सर को झटका दिया जैसे उस अहमक के तसव्वुर से पीछा छुड़ाना चाहती हो। उसने सोचा कि वो पी चुकने के बाद यहाँ से उठ ही जाएगी, जरूर उठ जाएगी। लेकिन उठ जाने का तहैया कर लेने के बावजूद भी वो वहीं बैठी रही, सोचती रही उसी अहमक नौजवान के मुतल्लिक। 1 घंटा गुजर गया और फिर वो उसे दोबारा दिखाई दिया। वो क़िमार खाने के दरवाजे में खड़ा अपने चेहरे से पसीना पोंछ रहा था। दोनों की नजरें मिली और वो तीर की तरह उस मेज की तरफ आया। वो एक कुर्सी पर बैठकर हाँफता हुआ बोला, तुम ठीक कहती थी, मैंने 3000 रुपए खो दिए। रोशनी उसे घूरती रही, फिर दांत पीस कर बोली, जाओ चले जाओ, वरना उल्टा हाथ रसीद कर दूंगी। नौजवान बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुमने कहा था कि बाहर खतरा है। रोशनी खामोश हो गई, वो कुछ सोच रही थी। अहमक ने फिर कहा, बताओ मैं क्या करूं? वो बोली, जहन्नम में जाओ। अहमक खुद से बोला, मैं भी कितना गधा हूं, भला ये बेचारी क्या बताएगी। अहमक कुर्सी से उठ गया। रोशनी बुरी तरह झल्लाई हुई थी, उसने जर्रा बराबर भी परवाह न की। वो उसे बाहर जाते देखती रही, हत्ता कि वो सदर दरवाजे से गुजर गया। अचानक उसके ख्यालात की रौ पलटी और वो उसके लिए बेचैन हो गई। उसके जहन में बाहर के अंधेरे का तसव्वुर रेंगने लगा और वो मुस्तरिबाना अंदाज में खड़ी हो गई। वो फिर उस अहमक के मुतल्लिक सोच रही थी। उसने सिर्फ 3000 गंवाए थे, लेकिन उसके बाद भी उसकी जेबों में काफी रकम होगी। वो बड़े नोटों की कई गड्डियां थीं, यकीनन 30 या 40 हजार हो सकता है, या उससे भी ज्यादा। उसने बड़ी तेजी से अपना वैनिटी बैग उठाया और होटल से निकल गई। बाहर अंधेरे की हुक्मरानी थी।
काफी फासले पर उसे एक तारीक सा साया नजर आया, मुतहर्रक साया जो उस अहमक के अलावा और कोई नहीं हो सकता था। सामने छोटे छोटे टीले थे और बाईं तरफ घनी झाड़ियों का सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। सड़क तक पहुंचने के लिए उन टीलों के दरमियान से गुजरना जरूरी था, लेकिन मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए ये वक्त इसके लिए मौजू नहीं था। खुद पुलिस उस इलाके को खतरनाक करार दे चुकी थी। रोशनी दिल ही दिल में खुद को बुरा भला कह रही थी। क्यों ना उसने उसको उधर जाने से बाज रखा। उसने उसे वो रास्ता क्यों न बता दिया जो बंदरगाह की तरफ जाता था। अब वो इस उलझन में पड़ गई थी, वो उसे किस तरह आवाज दे। वो उसके नाम से भी वाकिफ नहीं थी। अचानक उसे थोड़े से फासले पर एक दूसरा साया दिखाई दिया जो पहले साये के पीछे था और यकबयक किसी टीले की ओट से नमूदार हुआ था। फिर उसने उसे अगले साये पर झपटते देखा और वो अपनी बेसाख्ता किस्म की चीख को दबा न सकी जो उसके संभलने से पहले ही सन्नाटे में दूर तक लहराती चली गई थी। दोनों साये गुत्थे हुए जमीन पर गिरे। फिर एक फायर हुआ और एक साया उछलकर झाड़ियों की तरफ भागा। रोशनी बदहवासी में सीधी दौड़ती चली गई। उसने तारों की छांव में एक आदमी को जमीन पर पड़े देखा। दूसरा गायब हो चुका था। उसे यकीन था कि वो उस अहमक आदमी के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वो बौखलाए हुए अंदाज में उस पर झुक पड़ी। क्या हुआ? अहमक ने थर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, नींद आ रही है। वो उसे झंझोड़ने लगी, उठो, भागो, पूरी कुव्वत से होटल की तरफ भागो। अहमक उछल कर खड़ा हो गया और फिर उसने बड़ी फुर्ती से रोशनी को कंधे पर डालकर होटल की तरफ भागना शुरू कर दिया। रोशनी अरे अरे करती रह गई। फिर थोड़ी ही देर बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हाँप रहे थे और वो होटल के सदर दरवाजे के करीब थे। फायर और चीख की आवाज सुनकर यहाँ पहले ही से भीड़ इकट्ठी हो गई थी। रोशनी ने उससे पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? वो बोला, चोट आई नहीं बल्कि चोट हो गई। मैं इस वक्त कौड़ी कौड़ी को मोहताज हूँ। होटल का मैनेजर उन्हें अंदर लाया और सीधा अपने कमरे में ले गया। उसने अहमक से कहा, आपने बड़ी गलती की है। अहमक बोला, अरे जनाब, मैं शाम को इधर से ही आया था। मैनेजर बोला, क्या आपने सड़क के किनारे लगे हुए बोर्ड पर नजर नहीं डाली जिस पर तहरीर है कि 7 बजे के बाद इस तरफ जाने वालों की जान माल की हिफाजत नहीं की जा सकती? ये बोर्ड महकमा पुलिस की तरफ से नस्ब कराया गया है। अहमक बोला, मैंने नहीं देखा था। मैनेजर ने मुतासिफाना लहजे में कहा, कितनी रकम गई? अहमक बोला, 47,000। मैनेजर की आंखें हैरत से फैल गईं। मेरे खुदा, अहमक बोला, और 3,000 आपके क़िमार खाने में हार गया था। मैनेजर ने मग़मूम अंदाज में कहा, मुझे अफसोस है मगर जुआ तो मुकद्दर का खेल है। हो सकता है कल आप 6,000 की जीत में रहें। रोशनी अहमक का हाथ खींचती हुए बोली, उठो यहाँ से। वो दोनों मैनेजर के कमरे से बाहर निकल आए। एक बार फिर लोग उनके गिर्द इकट्ठा होने लगे, लेकिन रोशनी उसे उनके नरगे से साफ निकाल ले गई। वो दूसरी तरफ के दरवाजे से पैदल बंदरगाह की तरफ जा रहे थे।